नमस्कार छात्रों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की कक्षा में आप पढ़ेंगे औद्योगिकरण का युग का चौथा भाग में फैक्ट्रियों का आना। तो आइए शुरुआत करते हैं। बम्बई में पहली कपड़ा मिल जो है 1854 में लगी और 2 साल बाद उसमें उत्पादन होने लगा। 1862 तक जो है वहाँ ऐसी 4 मिलें काम कर रही थी। उनमें 94,000 तकलियाँ और 2,150 करघे थे। और उसी समय बंगाल में जूट मिलें भी जो है खुलने लगी। वहाँ देश की जो है पहली जूट मिल जो है 1855 में और दूसरी जो है 7 साल बाद जो 1862 में चालू हुई। और उत्तरी भारत में एल्गिन मिल जो है 1860 के दशक में कानपुर में खुली। और इसके बाद जो है इसके साथ जो है भारत में जो है अहमदाबाद की कपड़ा मिल जो है चालू हो गई। और 1874 ईस्वी में मद्रास में भी जो है पहली कताई और बुनाई मिल जो है खुल गई। और इस प्रकार वे उद्योग कौन लगा रहे थे, उसके लिए पूंजी कहाँ से आ रही थी और मिलों में काम करने वाले कौन थे। तो आइए जानते हैं छात्रों। ये देखिए, ये है एक उद्योगपति, इसका नाम है जमशेदजी जीजो भोये। जीजो भोये एक पारसी बुनकर के बेटे थे और अपने समय के जो है बहुत सारे लोगों की तरह उन्होंने भी जो है चीन के साथ व्यापार और जहाज रानी का काम किया था। उसके पास जहाज़ों का एक विशाल बेड़ा था और अंग्रेज और अमेरिकी जहाज कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा के कारण 1850 के दशक तक उन्होंने सारे जहाज बेचने पड़े थे। तो इस प्रकार इन उद्योगपतियों ने जो है अपना उद्योग लगाना शुरू किया था। और प्रारंभिक उद्यमी में आते हैं, जिसमें देखते हैं कि देश के विभिन्न भागों में तरह तरह के लोग उद्योग लगा रहे थे। तो आइए देखें कि ये कौन लोग थे। तो बहुत सारे व्यावसायिक समूहों का इतिहास चीन के साथ व्यापार के ज़माने से चलता आ रहा था। जैसा कि आप पिछले साल की किताब में आपने पढ़ा था कि 18वीं सदी के आखिर से ही अंग्रेज भारतीय अफीम का जो है चीन को निर्यात करने लगा था। और उसके बदले में वे चीन से चाय खरीदते थे जो इंग्लैंड जाती थी। और इस व्यापार में जो है बहुत सारे भारतीय कारोबार जो है कारोबारी सहायक की हैसियत से जो है वो पहुंच गए थे। वे पैसा उपलब्ध कराते थे और आपूर्ति सुनिश्चित करते थे और माल को जो है जहाज़ों में लाद कर रवाना करते थे। व्यापार से पैसा कमाने के बाद उनमें से जो कुछ व्यवसायी भारत में औद्योगिक उद्यम स्थापित करना चाहते थे। और बंगाल में जो है द्वारकानाथ टैगोर ने जो है चीन के साथ व्यापार में खूब पैसा कमाया और वे उद्योगों में जो है निवेश करने लगे। और इस प्रकार जो 1830 से 40 के दशकों में जो उन्होंने 6 संयुक्त उद्यम कंपनियां भी लगा दी थी। तो छात्रों ये देखिए, दिखाया गया है इसमें ये देखिए दिखाया गया है इसमें द्वारिकानाथ टैगोर का जो उद्योगपति थे। ये देखिए, ये है द्वारिकानाथ टैगोर। इसका जो है विश्वास था कि भारत पश्चिमीकरण और औद्योगिकरण के रास्ते पर चलकर ही विकास कर सकता है। और उन्होंने जहाज रानी, जहाज निर्माण, खनन, बैंकिंग, बागान और बीमा क्षेत्र में भी निवेश किया था। सभी जगह में इन्होंने जो है पूंजी लगाया था द्वारिकानाथ टैगोर ने। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 1840 के दशक में जो है आए व्यापक व्यावसायिक संकटों में जो है औरों के साथ साथ टैगोर के उद्यम भी जो बैठ गए। और लेकिन उन्होंने जो है 19वीं सदी में चीन के साथ व्यापार करने वाले बहुत सारे व्यवसायी सफल उद्योगपति भी साबित हुए। और बम्बई में जो है डिनसो पेटिट और आगे चलकर देश में विशाल औद्योगिक साम्राज्य स्थापित करने वाले जमशेदजी नूसरवानजी टाटा जैसे पारसियों ने जो है आंशिक रूप से चीन को निर्यात करके और आंशिक रूप से इंग्लैंड को कच्ची कपास निर्यात करके पैसा कमा लिया था। और 1917 में कलकत्ता में देश की पहली जूट मिल लगाने वाले मारवाड़ी व्यवसायी सेठ हुकुमचंद ने भी जो है चीन के साथ व्यापार किया था।
और यही काम प्रसिद्ध उद्योगपति डी जी बिरला के साथ के पिता और दादा ने किया था। छात्रों ये देखिए, ये है उद्योगपति। ये देखिए, ये जो चित्र में जो दिखाया गया है, ये भारतीय उद्योगपतियों का जो पारसियों का चित्र है। जे.एन. टाटा, आर.डी. टाटा, सर आर.जे. टाटा और सर जी.डे. टाटा, जो 1912 में जे.एन. टाटा ने जमशेदपुर में भारत का पहला लोहा इस्पात कारखाना लगाया था। जमशेदजी टाटा ने, ये देखिए, जिसके नाम से टाटा नगर है। तो इस प्रकार छात्रों हम देखते हैं कि पूंजी इकट्ठा करने के लिए आइन व्यापारिक नेटवर्कों का सहारा लिया गया। मद्रास के कुछ सौदागर जो थे वह बर्मा से व्यापार करते थे, जो अभी वर्तमान में बर्मा देश को जो म्यांमार के नाम से जानते हैं। जबकि कुछ के जो है मध्य पूर्वी अफ्रीका में जो संबंध थे, इसके अलावा भी जो है कुछ वाणिज्य समूह थे, लेकिन वे विदेश व्यापार से सीधे जुड़े हुए नहीं थे। वे भारत में ही व्यवसाय करते थे। वे एक जगह से दूसरी जगह माल ले जाते थे, सूद पर पैसा चलाते थे, एक शहर से दूसरे शहर में पैसा पहुंचाते थे और व्यवसायियों को पैसा देते थे। जब उद्योगों में निवेश के अवसर आए तो उनमें से जो है बहुतों ने फैक्ट्रियां लगा दी। जैसे भारतीय व्यापार पर जो है अपने से शिकंजा कसता गया, वैसे वैसे भारतीय व्यवसायियों के लिए जो है जगह सिकुड़ती गई और उन्होंने अपना तैयार माल यूरोप में बेचने से रोक दिया गया। अब वे मुख्य रूप से कच्चे माल और अनाज, कच्ची कपास, अफीम, गेहूं और नील का ही निर्यात कर सकते थे, जिनकी अंग्रेजों को जरूरत थी। धीरे धीरे उन्हें जहाजरानी व्यवसाय से भी बाहर धकेल दिया गया और पहले विश्व युद्ध तक जो है यूरोपीय प्रबंधकीय एजेंसियों जो है भारतीय उद्योगों के केवल क्षेत्र का जो है नियंत्रण करती थी। इनमें जो है बर्ड हिगल्स एंड कंपनी, एंड्रयू यूल और जार्डिन स्किन एंड कंपनी सबसे बड़ी कंपनियां थी। ये एजेंसियां जो है पूंजी जुटाती थी, संयुक्त उद्यम कंपनियां लगाती थी और उसका प्रबंधन संभालती थी। ज़्यादातर यह मामलों में भारतीय वित्त पोषक पूंजी उपलब्ध कराते थे, जबकि निवेश और व्यवसाय के से जो है संबंधित फैसले यूरोपीय एजेंसियां लेती थी और यूरोपीय व्यापारियों जो है उद्योगपतियों के अपने वाणिज्यिक परिसंघों ने जो है जिनमें भारतीय व्यवसायियों को जो है शामिल नहीं किया जाता था। छात्रों ये देखिए, इनमें से यह इस चित्र में दिखाया गया है। ये देखिए, इस चित्र में दिखाया गया है बम्बई के एक मिल में के युवा कामगार जो 20वीं सदी की शुरुआत में जब मजदूर गांव जाते थे तो अच्छे कपड़े जो है पहनने की कोशिश करते थे। ये देखिए, अच्छे कपड़े पहनने की कोशिश करते थे। तो इस प्रकार मजदूर कहाँ से आए थे? तो फैक्ट्रियाँ जो है होगी तो मजदूर भी होंगे और फैक्ट्रियों के विस्तार से जो है मजदूरों की मांग बढ़ने लगी। 1901 में भारतीय फैक्ट्रियों में जो है 5,84,000 मजदूर काम करते थे। 1946 तक जो है यह संख्या बढ़कर 24,36,000 हो चुकी थी। और ये मजदूर कहाँ से आए थे? तो ज़्यादातर औद्योगिक इलाकों में जो मजदूर आसपास के जिलों से आते थे, जिन किसानों कारीगरों को जो गांव में काम नहीं मिलता था तो वे औद्योगिक केंद्रों की तरफ जाने लगते थे। 1911 में बम्बई के सूती कपड़ा उद्योग में जो है काम करने वाले 50% से ज़्यादा मजदूर के पास जो है वह रत्नगिरी जिले से आए थे और कानपुर के मिलों में जो है काम करने वाले ज़्यादातर मजदूर कानपुर जिले के ही गांव के से आते थे और मिल मजदूर बीच बीच में अपने गांव जाते रहते थे। वे फसलों की कटाई और त्योहारों के समय गांव वापस लौट जाते थे। बाद में जो है जब नए कामों की खबर फैली तो दूर दूर से लोग भी आने लगे और उदाहरण के लिए संयुक्त प्रांत के लोग जो बम्बई के जो है कपड़ा मिलों और कलकत्ता के जूट मिलों में जो काम करने के लिए पहुंच रहे थे। इस प्रकार नौकरी पाना जो है हमेशा मुश्किल था। हालांकि मिलों की
संख्या बढ़ती जा रही थी और मजदूरों की मांग भी जो है बढ़ती जा रही थी, लेकिन रोजगार चाहने वालों की संख्या रोजगारों के मुकाबले हमेशा ज़्यादा रहती थी। मिलों में प्रवेश भी जो निश्चित था। उद्योगपति नए मजदूरों की भर्ती के लिए प्रायः एक जोबर रखते थे। तो छात्रों, जोबर किसको कहा जाता था? तो ये देखिए चित्र में, ये है जोबर। काम दिलाने वाले को जोबर कहा जाता था, जो एक बढ़िया ड्रेस में रहता था, हाथ में छाता। ये देखिए मुख्य जोबर है, इसको चित्र के एक अंदाज में दिखाया गया है। ये जोबर जो है लोगों को जो है बहला फुसला कर कंपनियों में काम में लगाते थे और उनसे कमीशन लेते थे। तो इस प्रकार जो है ये जोबर जो है कोई पुराना और विश्वास कर्मचारी होता था और वह अपने गांव से लोगों को लाता था, उन्हें काम का भरोसा देता था, उन्हें शहर में जमने के लिए मदद देता था और मुसीबत में पैसे से मदद करता था। इस प्रकार जोबर ताकतवर और मजबूत व्यक्ति बन गया था और बाद में जोबर मदद के बदले पैसे और तोहफे की मांग करने लगे और मजदूरों की जिंदगी को नियंत्रित करने लगे। समय के साथ फैक्ट्री मजदूरों की संख्या बढ़ने लगी, लेकिन पैसा जैसा कि आप देखेंगे कि कुछ औद्योगिक श्रमिक शक्ति में जो उसका अनुपात बहुत छोटा था। इस प्रकार ये देखिए एक सूती मिल का जो है चित्र दिखाया गया है, महिलाएं काम कर रही है। ये अहमदाबाद मिल का चित्र है जो कताई का काम कर रही है। तो छात्रों, इस प्रकार औद्योगिक विकास का जो है अनुठापन भारत में जो है औद्योगिक उत्पादन पर वर्चस्व रखने वाली यूरोपीय प्रबंधक की एजेंसियां जो है कुछ खास तरह के उत्पादों में भी जो दिलचस्पी थी और उन्होंने औपनिवेशिक सरकार को जो है सस्ती कीमत पर जमीन लेकर चाय और कॉफ़ी के बागान लगाए और खनन, नील, जूट व्यवसाय में पैसे का निवेश किया। इनमें से ज़्यादातर जो है ऐसे उत्पाद थे जिनकी वजह से जो है भारत में बिक्री के लिए जो है नहीं बल्कि मुख्य रूप से निर्यात के लिए आवश्यक थी। 19वीं सदी के आखिर में जो है जब भारतीय व्यवसायी उद्योग लगाने लगे तो उन्होंने भारतीय बाजार में मैनचेस्टर की बनी चीज़ों से प्रतिस्पर्धा नहीं की। भारत आने वाले ब्रिटिश मालों में धागा बहुत अच्छा नहीं था, इसलिए भारत के शुरुआती सूती मिलों में जो है कपड़ों की बजाय मोटे सूती धागे ही बनाए जाते थे। जब धागे का आयात किया जाता था तो वह हमेशा बेहतर किस्म का होता था और भारतीय कताई मिलों में बनने वाले धागों का जो भारत के हथकरघा बुनकर इस्तेमाल करते थे और यह उन्हें चीन को निर्यात कर दिया जाता था। तो इस प्रकार 20वीं शताब्दी के पहले दशक तक भारत में जो है औद्योगिकरण का ढर्रा कई बदलावों की चपेट में आ चुका था और स्वदेशी आंदोलन को गति मिलने से राष्ट्रवादियों ने जो लोगों को विदेशी कपड़ों के बहिष्कार के लिए प्रेरित किया और औद्योगिक समूह अपने सामूहिक हितों की रक्षा के लिए जो संगठित हो गए और उन्होंने आयात शुल्क बढ़ाने तथा अन्य रियायतें देने के लिए जो है सरकार पर दबाव डाला और 1906 के बाद चीन भेजे जाने वाले भारतीय धागे के निर्यात में भी जो है कमी आने लगी थी और चीनी बाजारों में जो है चीन और जापान की मिलों में उत्पादन छा गए थे। फलस्वरूप यह हुआ कि भारत के उद्योगपति धागे की बजाय कपड़ा बनाने लगे और 1900 से 1912 के जो है भारत के सूती कपड़ों का जो उत्पादन दोगुना हो गया। छात्रों, ये देखिए एक चित्र में दिखाया गया है, ये भवन जो है ये जो मद्रास का है जो 19वीं शताब्दी का है। मद्रास चैम्बर ऑफ कॉमर्स का पहला ये ऑफिस था। तो छात्रों, इस प्रकार पहले विश्व युद्ध तक औद्योगिक विकास धीमा रहा और युद्ध ने जो है एक बिल्कुल नई स्थिति पैदा कर दी थी। ब्रिटिश कारखाने सेना की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए युद्ध संबंधी उत्पादन में व्यस्त थे, इसलिए भारत में मैनचेस्टर का माल आयात कम हो गया। भारतीय बाजारों को रातों रात एक विशाल देसी बाजार मिल गया। युद्ध लंबा खींचा चला गया तो भारतीय कारखानों में भी जो है फौज के लिए जूट की बोरियां, फौजियों के लिए वर्दी के कपड़े, टेंट और चमड़े के जूते, घोड़े व खच्चर की जीन तथा बहुत सारे अन्य सामान बनने लगे। नए कारखाने आने लगे
और इस प्रकार पुराने कारखाने कई पालियों में चलने लगी। बहुत सारे मजदूर जो है को काम पर जो रखा गया और हर एक को पहले से ज़्यादा समय तक काम करना पड़ता था। युद्ध के दौरान औद्योगिक उत्पादन तेजी से बढ़ा। युद्ध के बाद जो है भारतीय बाजार में मैनचेस्टर को पहले वाली हैसियत कभी हासिल नहीं हो पाई। आधुनिकीकरण न कर पाने और अमेरिका, जर्मनी और जापान के मुकाबले कमज़ोर पड़ जाने के कारण ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। कपास का उत्पादन बहुत कम रह गया था और ब्रिटेन से होने वाले सूती कपड़े के निर्यात में जबरदस्त गिरावट आई और उपनिवेशों में जो है विदेशी उत्पादों को हटाकर जो स्थानीय उद्योगपतियों ने घरेलू बाजारों पर कब्जा कर लिया और धीरे धीरे अपनी स्थिति मजबूत बना ली। और इस प्रकार लघु उद्योगों की जो है बहुत ज़्यादा मात्रा जो है बहुतायत होने लगा। छात्रों, ये देखिए, ये है हमारे भारत देश का देसी कपड़े का डिजाइन। इस तरह का डिजाइन जो है मशीन नहीं दे पाता था। हाथ से बुने कपड़े के महीन डिजाइन की मिलों में नकल नहीं की जा सकती थी। तो इस प्रकार युद्ध के बाद फैक्ट्रियों जो है उद्योगों में लगातार इजाफा हुआ, लेकिन अर्थव्यवस्था में विशाल उद्योगों का हिस्सा बहुत छोटा था। उनमें से जो ज़्यादातर 1911 में 67% बंगाल और बम्बई में स्थित थे। बाकी पूरे देश के छोटे स्तर के उत्पादन की जो है दबदबा रहा। पंजीकृत फैक्ट्रियों में कुल औद्योगिक श्रम शक्तियाँ का जो है बहुत छोटा हिस्सा ही काम करता था। यह संख्या 1911 में 5% और 1931 में 10% थी। बाकी मजदूर गली मोहल्ले में जो है स्थित छोटी वर्कशॉप और घरेलू इकाइयों में काम करते थे। कुछ मामलों में तो 20वीं सदी के दौरान हाथ से होने वाले उत्पादन में दरअसल इजाफा हुआ था। यह बात हाथकरघा क्षेत्र के बारे में ही सही है, जिसकी जो है हमने पीछे चर्चा की थी। सस्ते मशीनी निर्मित धागों ने जो है 19वीं सदी में कताई उद्योग को खत्म कर दिया था, लेकिन तमाम समस्याओं के बावजूद बुनकर अपना व्यवसाय किसी तरह चलाते रहे और 20वीं शताब्दी में हथकरघों पर बने कपड़े के उत्पादन में लगातार सुधार हुआ। 1900 से लेकर 1940 के बीच में यह तिगुना हो चुका था। तो छात्रों, ऐसे कैसे हुआ? तो इसके पीछे आंशिक रूप से तकनीकी बदलाव का हाथ था। अगर लागत में बहुत ज़्यादा इजाफा न हो तो उत्पादन बढ़ सकता हो, तो हाथ से काम करने वालों को जो है नई तकनीक अपनाने में जो कोई परेशानी नहीं होती। इसलिए 20वीं सदी की शुरुआत में जो है दूसरे दशक तक आते आते हम ऐसे बुनकरों को देखते हैं तो फ्लाई शटल वाले करघों का इस्तेमाल करते थे। इसमें कामगारों का उत्पादन क्षमता बढ़ी, उत्पादन तेज हुआ और श्रम की मांग जो है कमी आई। 1941 तक जो है भारत में 35% से ज़्यादा हथकरघों में फ्लाई शटल लगे होते थे। त्रावणकोर में, मद्रास, मैसूर, कोचीन, बंगाल आदि क्षेत्रों में तो ऐसे हथकरघे 70 से 80% तक थे। इसके अलावा भी कई छोटे छोटे सुधार भी किए गए, जिनसे बुनकरों को जो अपनी उत्पादकता बढ़ाने और मिलों में से मुकाबले में जो है करने में मदद मिलती थी और मिलों के साथ प्रतिस्पर्धा का मुकाबला कर पाने में जो है इसके मामले में कुछ बुनकर जो औरों से बेहतर स्थिति में थे। बुनकरों में जो है कुछ छोटा कपड़ा बनाते थे, जबकि कुछ महीन किस्म के कपड़े बुनते थे। मोटे कपड़े को मुख्य रूप से जो है गरीब ही खरीदते थे और उसकी मांग को जो है भारी उतार चढ़ाव आते थे। खराब फसल और अकाल के समय जो है जब गरीब ग्रामीण के पास खाने को कुछ नहीं होता था तो नगद आय के साधन खत्म हो जाते थे तो कपड़ा नहीं खरीद सकते थे और बेहतर किस्म के कपड़े की मांग खाते पीते अमीर घर लोग ही खरीद पाते थे। उनमें से उतार चढ़ाव कम आते थे। जब गरीब जो भूखों मर रहे होते थे तब भी जो अमीर यह कपड़ा खरीद सकते थे और अकालों से जो है बनारसी या बालूचरी साड़ियों की जो बिक्री पर असर नहीं पड़ता था। वैसे भी जो है जैसा कि आप देख चुके हैं कि मिल विशेष प्रकार की बुनाई की नकल नहीं कर सकते थे। बुने हुए बॉर्डर वाली साड़ियों या मद्रास की प्रसिद्ध लुंगियों की जगह जो ले लेना मिलों के लिए आसान नहीं था। ऐसा भी नहीं है कि 20वीं सदी में भी जो उत्पादन बढ़ाते जा रहे बुनकरों का जो है दस्तकारों को हमेशा फायदा ही हो रहा था। उनकी जिंदगी बहुत कठोर थी। उन्हें दिन रात काम करना पड़ता था। अक्सर पूरा परिवार, बच्चे, बूढ़े, औरतें उत्पादन के किसी न किसी काम में जो हाथ
बढ़ाता था। लेकिन ये फैक्ट्रियाँ के युग में जो अतीत के अवशेष पर भर जो नहीं थे, उसका जीवन और श्रम जो औद्योगिकरण की प्रक्रिया का अभिन्न अंग हो चुका था। छात्रों, ये देखिए एक नक्शा में दिखाया गया है पंजाब, संयुक्त प्रांत, बिहार, मध्य प्रांत, बंगाल और बम्बई, ये दो जो है गोल गोल टिकली इसे जो दिखाया गया है वृत्ताकार, ये है बंदरगाह था। ये मद्रास बंदरगाह था, उस समय जो व्यापारिक केंद्र था। तो इस प्रकार वस्तुओं के लिए बाजार भी जो है उस समय जुटाना था। छात्रों, ये देखिए एक चित्र भी दिखाया गया है ग्रेप वाटर का। इस तरह का जो है ब्रांड बनाकर जो है कंपनियां बेचती थी। ग्रेप वाटर का जो है कैलेंडर दिखाया गया है 1928 का, जिसमें बाल कृष्ण का चित्र दिखाया गया है। तो इस प्रकार का जो है ब्रांड बनाकर जो है बाजारों में बेचा जाता था। तो हम देख चुके हैं कि किस तरह ब्रिटिश निर्माताओं ने भारतीय बाजार पर कब्जे के लिए प्रयास किया और किस तरह भारतीय बुनकरों और दस्तकारों, व्यापारियों और उद्योगपतियों ने जो है औपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध किया। आयात शुल्क सुरक्षा के लिए मांग उठाई और अपने लिए जगह बनाई और अपने माल के बाजार को फैलाने का प्रयास किया। जब नई चीज़ें बनती है तो लोगों को उन्हें खरीदने के लिए प्रेरित भी करना पड़ता है। लोगों को लगना चाहिए कि उन्हें उस उत्पाद की ज़रूरत है और इसके लिए क्या किया जाए। तो नए उपभोक्ता पैदा करने के लिए तरीका जो है विज्ञापनों का है। जैसा कि आप जानते हैं कि विज्ञापन विभिन्न उत्पादकों को जरूरी है और वांछनीय बना देते हैं। वे लोगों की सोच बदल देते हैं और नई ज़रूरतें पैदा कर देते हैं। तो आज हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां चारों तरफ विज्ञापन छाए हुए हैं। अखबारों, पत्रिकाओं, दीवारों, टेलीविज़न के पर्दे पर सब जगह विज्ञापन छाए हुए हैं। लेकिन अगर हम इतिहास में पीछे मुड़कर देखें तो पता चलता है कि औद्योगिकरण की शुरुआत से ही जो विज्ञापनों की जो विभिन्न उत्पादों के लिए बाजारों को जो है फैलाने में और एक नई उपभोक्ता संस्कृति रचने में जो भूमिका निभाई थी। तो ये देखिए छात्रों, ये जो है विज्ञापन ही एक प्रकार विज्ञापन ही दिखाया गया है। ये देखिए ग्रेप वाटर का विज्ञापन है, ये देख सकते हैं आप। तो इस प्रकार जो इतिहास के पन्नों में जो है औद्योगिकरण के युग से जो है विज्ञापन शुरू हो गया। और जब मैनचेस्टर में उद्योगपतियों ने भारत में कपड़ा बेचना शुरू किया तो वे जो है कपड़े के बंडलों पर जो लेबल लगाते थे। लेबल का फायदा यह होता था कि खरीदारों को कंपनी का नाम और उत्पादन की जगह का पता चल जाता था और लेबल ही चीज़ों की गुणवत्ता का प्रतीक भी था। जब किसी लेबल पर मोटे अक्षरों में मेड इन मैनचेस्टर लिखा दिखाई देता था तो खरीदारों को कपड़ा खरीदने में किसी तरह का डर नहीं रहता था। ये देखिए, ये दो विज्ञापन का चित्र दिखाया गया है। तो इस प्रकार लेबलों पर भी जो सिर्फ अक्षर और शब्द और अक्षर ही नहीं होते थे, उस पर जो है तस्वीरें भी होती थी और जो है जो अक्सर बहुत सुंदर होती थी। अगर हम पुराने लेबलों को देखें तो उसके निर्माताओं की सोच, उसके हिसाब किताब और लोगों के आकर्षित करने के लिए उसके तरीकों का अंदाजा लगा सकते हैं। और इन लेबलों पर जो है भारतीय देवी देवताओं की तस्वीरें होती थी। देवी देवताओं की तस्वीर के बहाने निर्माताओं को ये दिखाने की कोशिश करते थे कि ईश्वर भी चाहते हैं कि लोग उस चीज़ को खरीदें। कृष्ण या सरस्वती की तस्वीर का फायदा ये होता था कि विदेशों में भी जो बनी चीज़ों को भारतीयों को भी जानी पहचानी सी लगती थी। और 19वीं सदी के जो है आखिर में जो है निर्माता अपने उत्पादों को बेचने के लिए कैलेंडर छपवाने लगे। अखबारों और पत्रिकाओं में तो पढ़े लिखे लोग ही समझ सकते थे, लेकिन कैलेंडर उनको भी समझ में आ जाते थे जो पढ़ लिख नहीं सकते थे। चाय की दुकानों में, दफ्तरों में, मध्य वर्ग के घरों में ये कैलेंडर लटके होते थे। जो इन कैलेंडरों को लगाते थे वे विज्ञापन को भी जो हर रोज पूरे साल देखते थे। और ये इन कैलेंडरों में भी जो है नए उत्पादों को बेचने के लिए नए देवी देवताओं का तस्वीर होता था। देवताओं की तस्वीरों की जो है तरफ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के, सम्राटों, नवाबों की तस्वीर भी होता था। और विज्ञापन कैलेंडरों में जो खूब इस्तेमाल होती थी, इनका संदेश अक्सर यह होता था कि अगर इस तरह की जो है व्यक्ति सामान खरीदेंगे तो इस उत्पाद की जो है सम्मान कीजिए। अगर इस उत्पाद को जो है राजा इस्तेमाल करते हैं या उसे शाही निर्देश से जो बनाया जाता है तो उसकी गुणवत्ता का जो है सवाल खड़ा नहीं किया जा सकता है। छात्रों, ये देखिए एक दिखाया गया सनलाइट साबुन का जो है दिखाया गया। विष्णु अपने पत्नियों के साथ जो है बैठे हुए हैं। सनलाइट सूर्य के जैसा चमकने वाला ये देखिए कैलेंडर भी है, दिखाया गया है। सनलाइट साबुन का 1934 का कैलेंडर है। दूसरा कैलेंडर ये देखिए, ये कपड़ा का जो है दिखाया गया है इस कैलेंडर में।
इसमें भी दिखाया गया है कि भारतीय मिल का बना हुआ ये कपड़ा है, जिसमें एक देवी अहमदाबाद मिल में जो है बना कपड़ा है दान कर रही है, लोगों से भारत के बने कपड़े का इस्तेमाल का आह्वान कर रही है। तो इस प्रकार जो है विज्ञापन बनाकर जो है उद्योगपतियों ने कपड़ों को बेचता था। देवी देवताओं को यह तस्वीर लगाया जाता था, और जब भारतीय निर्माताओं के ने विज्ञापन बनाए तो उनमें जो है राष्ट्रवादी संदेश साफ दिखाई देता था। तो इसका असर यह था कि अगर आप राष्ट्र की परवाह करते हैं तो उन चीज़ों को खरीदिए जिन्हें भारतीयों ने बनाया है। और ये विज्ञापन स्वदेशियों के लिए जो राष्ट्रवादी संदेश का वाहक भी बन गए थे। तो इस प्रकार औद्योगिकरण युग का जो है निष्कर्ष ये निकलता है कि जाहिर है कि उद्योगों के युग में बड़े बड़े उद्योग प्रौद्योगिकी बदलाव आए हैं और फैक्ट्रियों का उदय हुआ है और नई औद्योगिक श्रमिक अस्तित्व में आई है। लेकिन जैसा कि आपने देखा कि इस युग में हाथ में बनने वाली चीज़ों और छोटे पैमाने पर जो उत्पादन भी जो औद्योगिक भूदृश्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। तो इस प्रकार इस चैप्टर में जो है देखिए ये है निम्नलिखित कुछ क्वेश्चन दिया गया जिसका व्याख्या करना है। ब्रिटेन के महिला कामगारों ने जो स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमले क्यों किए, इसके बारे में छात्र आप लोग को जो है चैप्टर को जो है पढ़ाते समय ही बता दिए थे। ये है सूरत बंदरगाह 18वीं सदी का अंत हादसे तक क्यों पहुंच गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तार की नियुक्ति क्यों किया था। तो आप लोग को हम पहले ही बता चुके हैं कि गुमास्तार जो है कोई विदेशी एजेंट होता था जो बुनकरों पर नियंत्रण रखता था। आइए देखिए चर्चा करें, इसका भी जो है क्वेश्चन आंसर बनाना है। यह परियोजना कार्य है। तो इस प्रकार इस चैप्टर का जो है औद्योगिकरण के युग का जो है ये समाप्त हुआ। अगले चैप्टर में फिर आप लोग के लिए एक नया वीडियो लेके आएंगे। जय हिंद, धन्यवाद।